सीधे आपको चंडीगढ़ लिए चलते हैं, जहां पर इस वक्त सीएम मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये का प्रशासनिक सहायता इस नाते से होता है और साथ ही एक ड्राइवर का भी 20,000 रुपये महीने का भत्ता, पहले 15,000 था, उसको 20,000 रुपये किया है। दोनों के 20,000 अब सीधे उनके अकाउंट में जाया करेंगे। ऐसी एक अनोमली थी तो उसमें उनको यह कि जिसका नाम हमारे विधायक बता देंगे उसके नाम से ये दोनों भत्ते सीधे ही जाएंगे। फिर आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी कई वर्षों से उसका विचार चल रहा था। एक बार 2019 में भी उसका एक प्रारूप आया था, उसी में थोड़ा परिवर्तन करके 2022 से 2025 इस पॉलिसी को हमने मंजूर किया है, जिसके अंतर्गत जो हमारे कुछ एरियाज हैं जहाँ टेक्सटाइल का प्रमोशन करना है, प्रोत्साहन देना है, तो उसमें जैसा पानीपत है, गुरुग्राम है, भिवानी है, हिसार है, सिरसा है, जिन स्थानों पर टेक्सटाइल का स्कोप ज़्यादा है वहाँ और इंडस्ट्री आए, इस नीति में ऐसा मानकर चल रहे हैं कि लगभग 4,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 20,000 नए रोजगार लोगों को मिलेंगे। इस प्रकार से कुछ उसमें जो सुविधाएं हैं वो और दी गई हैं, आईडीसी की, ईडीसी की, स्टैम्प ड्यूटी की। इस प्रकार एक एजेंडा आया है कि आयुष के जो चिकित्सक हैं इनकी भर्ती 2019 में थोड़ा जल्दी करने के लिए डिपार्टमेंट ने एचपीएस को छूट मांगी थी, लेकिन बाद में डिपार्टमेंट को ध्यान में आ रहा है कि उनके लिए भर्ती करना कठिन हो रहा है, इसलिए वापस वो एचसीएस को 205 पद भरने के लिए और ये प्रपोजल एक पारित किया है कि एचपीएस ही उसको भरेगी। जैसा प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि पुराने कानून जो अब निरर्थक हो गए प्राय क्योंकि 100 साल पुराने भी कानून थे, उस समय शायद उपयोगी रहे होंगे, वो नहीं है, तो ऐसे केंद्र में भी उनको निरस्त किया जा रहा है। प्रदेशों में भी लॉ कमीशन के माध्यम से हम उनका चिन्हित करते हैं और जो कानून अब समय के हिसाब से उपयोगी नहीं रहे, ऐसे कानूनों को वापस किया जाता है। 4 कानून इस बार ये वापस किए गए हैं। पंजाब स्मॉल टाउन टैक्स वैलिडेटिंग एक्ट 1934 का है, पंजाब म्यूनसिपलिटी टैक्स वैलिडेटिंग एक्ट 1934 का है, फिर पंजाब अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स वैलिडेशन ऑफ लिस्ट 1943 का है और पंजाब म्यूनसिपल टैक्स वैलिडेटिंग एक्ट 1956 का है। ऐसे ये 4 एक्ट अब निरर्थक हो गए हैं। इसकी बजाय अब नए जो टैक्स हैं, नए जो एक्ट है वो अब लागू चल रहे हैं। जीएमडीए गुरुग्राम के लिए और एफएमडीए फरीदाबाद के लिए 2 डेवलपमेंट अथॉरिटीज जब बनी थी तो उसमें वहाँ जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है उसका लेवल पहले रखा गया था कि सरकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी ये अतिरिक्त यानी चीफ सेक्रेटरी नहीं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल रखा हुआ था। बाद में पंचकुला में हमने उसको सेक्रेटरी लेवल कर दिया है, तो वही सेम अब संशोधन करके फरीदाबाद और गुरुग्राम में भी सेक्रेटरी लेवल या इससे ऊपर के लोग रह सकते हैं। सेक्रेटरी लेवल पहले नहीं था, अब सेक्रेटरी लेवल तक भी उसको कर दिया है। एक वाहन स्क्रैपेज नीति ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से आई है, जिसमें एनसीआर एरिया में 10 वर्ष की अवधि पूरे कर चुके डीजल वाहन और 15 वर्ष पूरी कर चुके जो पेट्रोल के वाहन हैं, अब उनके ऊपर प्रतिबंध है। लेकिन उसके बाहर अभी वैसा प्रतिबंध नहीं है, लेकिन उसके लिए उनको डिस्करेज करने के लिए और जो आदमी अपना पुराना वाहन छोड़कर नया वाहन लेगा 10 साल और 15 साल वाला जो वाहन को स्क्रैप करने के बाद नया वाहन लेगा तो उसको 10% की मोटर वाहन कर में छूट मिलेगी, या उसमें जो उसका स्क्रैप वैल्यू है जो उसने बेचा है उसका प्रमाण देगा, उसका 50% कीमत, दोनों में से जो कम होगा वो छूट नए वाहन खरीदने में मिलेगी। और जो उसका पंजीकरण होगा उसमें भी 25% की उसको छूट मिलेगी। तो इस प्रकार से प्रोत्साहन दे रहे हैं कि पुराने वाहनों को लोग डिस्करेज करें, कंडम करें और नए वाहन खरीदें। एक विषय जो पुलिस के जो वाहन हैं, हमारा 112 की जो गाड़ियाँ चलती हैं
उस पर ड्राइवर्स की कमी थी। वहाँ डबल शिफ्ट में, क्योंकि 24 घंटे वो चलती है सर्विस, तो उसमें 1500 नए पुलिस के ड्राइवर्स ये भर्ती किए जाएंगे। अभी पहले तो HKRN में करेंगे और बाद में फिर उनमें से धीरे धीरे परमानेंट भी होंगे, यानी परमानेंट भर्ती अलग से की जा सकती है। अभी 1500 HKRN में लिए जाएंगे। एक हरियाणा रिकवरी ऑफ डैमेजेस टू प्रॉपर्टी ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस टू पब्लिक ऑर्डर, ये एक एक्ट बनाया था कि किसी भी प्रकार का जो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान करते हैं, खास करके जो एजिटेटर्स हैं, उस नुकसान की भरपाई और उनसे ली जाएगी, उसके नियम बनाए हैं। तो रूल्स जो है आज नोटिफाई, अब आज हमने पारित कर दिए हैं। जिस दिन से नोटिफाई होंगे उस दिन से ये लागू हो जाएगा। जो वाहनों के जो नंबर होते हैं, जो खास करके प्रायोरिटी नंबर्स लोग लेने की जो इच्छा करते हैं, उन सब को छोड़ने का काम तो हमने पहले पारित कर दिया था। आज उसकी ई नीलामी का भी प्रावधान कर दिया है कि वो सारे नंबर अब नीलाम होंगे। यानी जैसे छोटे नंबर हैं, 1 नंबर है, 11 है या 99 है, या जो भी ऐसे प्रेफरेंशियल नंबर जो है, वो सब कुछ रिजर्व कर दिए कि ये नीलाम होंगे, बाकी सब मिलेंगे। और उसके बाद भी अगर किसी कुछ नंबरों की डिमांड लगता है कि बहुत ज़्यादा निकलेगी, आगे चल के नंबरों में जोड़ा जा सकता है, या नीलामी में जो नहीं जाएंगे उनको छोड़ा भी जा सकता है। तो ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को बता दिया गया है। इसी प्रकार अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन का जो एक्ट पारित हुआ था, उसके भी आज रूल्स फाइनल हो गए हैं कि अब उसमें किस किस प्रकार से शिकायत होगी, तो किस किस प्रकार से उसका जो दंडनीय अपराध होगा, तो उसका रूल जो है वो नोटिफाई किए हैं। धर्मांतरण वाला उसके रूल्स अभी नहीं बने थे। रेवाड़ी जिले में मनेठी में एम्स, जिसकी चर्चा बहुत समय से चल रही है और काफ़ी वहाँ लोगों ने उसके लिए कहा भी है कि जल्दी इसको करना चाहिए। अब विधिवत आज इसको लैंड को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, उनको लीज पर देने का 99 साल की लीज का वो पारित हो गया है। और अब उनके लिए कार का रास्ता बन गया कि वो कभी भी इसका शिलान्यास करके और एम्स उसकी बिल्डिंग बने और एम्स चालू हो। एक पॉलिसी हमने ज़मीन को, विभिन्न जो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रकल्प हैं, उनको किसान उसमें ज़मीन दे, वॉलंटरली दे। तो पहले 2 पॉलिसीज़ हैं। एक है ई भूमि पर हम ज़मीन खरीदते हैं, यानी एक्विजिशन तो ही है, लेकिन एक्विजिशन मैंने डिस्करेज किया हुआ, उसमें ई भूमि पर म्यूचुअल एक नेगोशिएशन के माध्यम से ज़मीन खरीदी जाती है। दूसरी पॉलिसी हमने बनाई है वो पुलिंग पॉलिसी। एक पर्टिकुलर एरिया में किसान को उसकी एरिया के हिसाब से एक प्लॉट दे दिया जाता है और वो पुलिंग करके उस प्लॉट को फिर वो बेचता है। अब तीसरा एक और लेके आए हैं, वो है पार्टनरशिप पॉलिसी। किसान किसी प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप भी कर सकता है। उसमें जितनी किसान की ज़मीन कलेक्ट्रेट होगा वो उसको पैसे पहले दे दिया जाएगा और जो डेवलपमेंट का खर्चा है वो सरकार लगाएगी। फिर उसको जो उसका रिसीट होगी, उस रिसीट में 50% प्रॉफिट जो है ज़मीन के मालिक का और 50% सरकार का, यानी एजेंसी जो बनाएगी उसका। तो ऐसा प्रो रेटा जितनी जितनी ज़मीन होगी उसको बांटते रहेंगे। 80% इस प्रकार से बंटने के बाद 20% जब रहेगी तो उसका एवरेज वेटेड प्राइस है, उससे उसको सरकार लेकर के और किसान को उसका जो प्रॉफिट है उसको दे दिया जाएगा। तो ऐसी एक नई पॉलिसी, इसको हरियाणा लैंड पार्टनरशिप पॉलिसी 2022। एक विषय है कि लैंड की डिवीज़न, खास करके जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स या रेजिडेंशियल मकान होते हैं, पुराने बने हुए हैं आज से 50 साल पहले के, और उसमें अब डिवीज़न की आवश्यकता परिवार को पड़ती है। भाई 2 हो गए या डिवीज़न में करके कोई एक आदमी अपने को आधे को बेचना चाहता है, आधा रखना चाहता है। पहले इसकी लिमिट रखी हुई थी कि 200 स्क्वायर मीटर से छोटा प्लॉट, इसका डिवीज़न नहीं हो सकता था। और डिवीज़न के बाद जो बचने वाला प्लॉट है वो 100 मीटर से छोटा नहीं होना चाहिए था, ये पहले पॉलिसी थी। लेकिन डिमांड आने के बाद अब उसने 200 मीटर के बजाय 100 मीटर कर दिया है कि 100 मीटर या इससे ऊपर का प्लॉट डिविजिबल हो सकता है।
और डिवीजन के बाद कोई भी प्लॉट 50 मीटर से छोटा नहीं होना चाहिए, तो ताकि लोगों को और सुविधा मिल जाए। बहुत लोगों के पास इससे भी छोटे प्लॉट थे जिसका डिवीजन करना चाहते थे, उसकी लिमिट कर दी है। लेकिन ये कोई भी प्लॉट जो बना हुआ है या किसी के पास उसकी रजिस्ट्री है, वो 1980 से पहले की होनी चाहिए, 40-42 साल पहले की। बाद में किसी ने खरीदा हुआ तो उसका डिवीजन इससे छोटा नहीं हो सकता, जो पहले हमने बताया। पहले वाले के लिए 200 और 100 रहेगा। हाँ। 1980 से पुराने वालों का 100 और 50 और मिनिमम 50। और ये HSV में, VP में जो प्लॉट होता है उसका डिवीजन नहीं हो सकता। मतलब प्लॉट शामिल है? नहीं हो सकता, वो शामिल नहीं है। नहीं हो सकता। वो नहीं है। और जिसका इतना छोटा प्लॉट है कि वो इस पॉलिसी के हिसाब से डिविजिबल नहीं है, तो उसकी जो अपार्टमेंट एक्ट है वो उस पर लागू है। उसमें कोई भी अपार्टमेंट ऊपर बना करके उसको अलग से बेच सकता है, फ्लोर वाइज मतलब। फ्लोर वाइज। क्योंकि फ्लोर वाइज प्लॉट तो कम से कम उतना ही है ना। ये लोगों की सुविधा के लिए कि बहुत छोटे प्लॉट करके मकान बनाने के बजाय कम से कम 50 मीटर का प्लॉट तो हो ना, जिस पर वो रह सके। उसके रहने सहने का भी थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ेगा। तो और जो एक एजेंडा और जो विधिवत एजेंडा में नहीं होता है वो तो रखा जाता है चेयर से, और वो है अगला सेशन की तारीख हमने सुझाई है कि 22 दिसंबर से सेशन शुरू हो। और वो कितना समय चलेगा और कितने दिन चलेगा, ये जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है वो उसी दिन तय करेगी, 22 तारीख को। तो 22 तारीख को आज हम अपनी ओर से रिकमेंड करके गवर्नर साहब को भेज देंगे, गवर्नर साहब उसको परमिशन देंगे तो 22 तारीख को सेशन। ठीक। इस कैबिनेट के अलावा एक जो कल विषय आपने बहुत बड़ी मंथन मीटिंग की थी और लगभग आपने MBBS की जो बॉन्ड पॉलिसी को बहुत रिलैक्स भी कर दिया, लेकिन वो अभी भी यहाँ पर जैसे आंदोलन कर रहे हैं। अब हमारा स्टेप क्या होगा, क्योंकि अस्पतालों में कुछ और पे स्वास्थ्य सेवाएं पे थोड़ा सा असर पड़ रहा है। नहीं देखिए, अब क्योंकि आज वो लोग गए हैं, उन्होंने फाइनली आज करके बताना था। हमारी ओर से फाइनल है, अब उसको एक आध दिन में उसको नोटिफाई कर देंगे। और नोटिफाई करने के बाद बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने सहमति जताई है। जितने लोग आए थे उसमें से मेरा मानना है कि 80% लोग उसमें सहमत थे। कुछ थोड़े बहुत होते हैं जिनके मन में अदरवाइज कुछ विचार होते हैं, कुछ ना कुछ बैक्ड बाय सम अदर फोर्सेस, ऐसे लोग भी होते हैं। लेकिन अब उसके अंदर जो एक नियम बनाया, पॉलिसी बनाई है, उसके हिसाब से सरकार जो उसी पर लागू रखेगी, उसको अकॉर्डिंगली उसका एक्शन लिया जाए। सीएम साहब, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती जो कुरुक्षेत्र में मनाई जा रही है बड़े धूमधाम से, और विदेशों में भी इसका प्रचार हो रहा है, मनाई जा रही है, इसके लिए कोई लोकल जितने भी जो साधु समाज है या अंत लोगों की क्या कोई मीटिंग है, उनको साथ में लिया है क्या इसमें? बिल्कुल लिया। मैं स्पेशली उसके लिए 28 तारीख को शाम को लगभग 2.5 घंटे मेरी मीटिंग हुई और सब लोगों ने बड़ी सराहना की है कि इस प्रकार की मीटिंग और थोड़ा पहले हो जाती तो ज़्यादा उसमें लाभ मिलता है। क्योंकि 28 को ही वो मीटिंग हुई और 29 से लेकर के और 4 तारीख तक का ये 5 दिन का फंक्शन है, जो मुख्य फंक्शन है। वैसे तो पिछले 19 तारीख से ही जो क्राफ्ट्स की, आर्ट्स की और जो बाकी सब चल रहा है 19 से ही शुरू हो गया था, लेकिन मुख्य मेला जो है 29 से 4 है, 4 को समापन होगा। बाद में जो बाजार और बाकी सारी चीज़ें वो 6 तक या 7 तक भी चलेगी। आगे इसमें सब लोगों को मिल करके चलने के लिए बड़ा इसको भव्य स्वरूप कैसे दिया जाए, सबने स्वीकार किया कि हम जितने 22-23 संगठन उसमें आए थे, सबने कहा कि हम अपने अपने ओर से अपने अपने स्थानों पर अलग से भी कार्यक्रम करेंगे, जो सामूहिक कार्यक्रम उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लें। एक विषय सीएम साहब, पिछले दिनों अखबारों में छपा है कि मंत्रिमंडल में फिर बदल हो रहा है, 3 मंत्रियों को हटा रहा है, 3 नए मंत्री आ रहे हैं, विभागों में फिर बदल हो रहा है, क्योंकि डोमेन आपका ही है, इसलिए आपसे पूछ। नहीं, आपको लिखने की पूरी छूट है, कुछ भी लिखिए। कभी आपको मना थोड़ी किया। वास्तविकता क्या है? अभी विचार चल रहा है, अभी हुआ है डिपार्टमेंट्स का कुछ, क्योंकि सभी डिपार्टमेंट से परामर्श करना पड़ता है, उसके अंदर कुछ समय लगता है। लेकिन डिपार्टमेंट्स कई बार ऐसा होता है जो एक जैसे ही काम है, अब एक जैसे काम में 2 जगह बांट के करना, फिर उतने अधिकारी ज़्यादा करना, उसका अननेसेसरी जिनका खर्च है, अननेसेसरी मैन पावर ज़्यादा लगती है, उन सबको एक प्रकार से रिवाइज करने का काम है। पहले भी कई बार हुए हैं, एक डिपार्टमेंट के 2 भी हुए हैं, 2 के 1 भी हुए हैं। वो एक सामान्य प्रोसेस है, कोई उसके अंदर बहुत बड़ा कारण नहीं। कुल कितने डिपार्टमेंट है मर्ज करने की तैयारी है सर? मोटा-मोटा अभी तो विचार चल रहा है, विचार चलेगा तो उसके बाद फाइनल करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए रिन्यूएबल एनर्जी और पावर, ये 2 अलग अलग डिपार्टमेंट है, उदाहरण ही दिया। अब इसको मिला करके एक कर देंगे, काम तो वही है, पावर ही वहां से मिलनी है, पावर यहाँ से मिलनी है, दोनों का कोऑर्डिनेशन ठीक रहेगा, एक ही सेक्रेटरी काम कर लेगा। एक मंत्री काम, मंत्री तो एक पहले भी एक ही है,
नहीं, उसमें कई जगह डिपार्टमेंट से लिखा कि मंत्री और एसीएस जो है या प्रशासनिक सचिव वही करेंगे, डायरेक्टरेट काम नहीं, वो तो नीचे डायरेक्टरेट होते हैं, वो अलग अलग भी वो वैसी करते के हैं। वैसी काम करते रहेंगे। एक सीन था 3 तारीख को जो पंचों सरपंचों को शपथ दिलाए जाने का एक बड़ा स्तर पर जो कार्यक्रम होना है जिसमें आपने टेली कॉन्फ्रेंसिंग दिलाई, उसमें जो क्लास 1 ऑफिसर्स में कुछ डॉक्टर्स की ड्यूटी लगी है। हमने उनको बताया है कि अगर किसी की इमरजेंसी ड्यूटी है, जिसकी कठिनाई है, डिप्टी कमिश्नर को बता देंगे तो उसके बदले में दूसरा आदमी लगा देंगे। दूसरा लग सकता है। लग सकता है। देखिए, ये तो क्लास 1 अधिकारी कोई भी उसको ऑथराइज करके भेजेंगे, जो ऑथराइज होकर जाएगा उसने 1 घंटे का 1.5 घंटे का फंक्शन करा के आ जाना। वो खुद नहीं जा, कई बार व्यक्ति नहीं जा पाता क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में, ये लगभग 6,500 पंचायतें हैं, तो 6,500 पंचायतें, इनका सारा सिस्टम तो डिप्टी कमिश्नर ने बनाना है। अपनी तरह का बड़ा कार्यक्रम होगा। बड़ा करता हूँ और उन किसानों पर ही होगा। पहली बार ये ग्राम सभा में हर एक चुने हुए प्रतिनिधि की अलग से शपथ वो पढ़ेगा। वो उसको पढ़ने के बाद उसको भी समझ में आएगा शपथ क्या है, सुनने वालों को भी समझ में आएगा शपथ क्या है। वरना तो भी क्या होता था, 15-20 हज़ार लोगों को सबको इकट्ठा बुला लेते थे, पंच सरपंच सब, और एक आदमी मंच से पढ़ता है, बाकी सब हाथ आगे करके, किसी को पता ही नहीं भी कौन पढ़ रहा है, उसको समझ आ रही है नहीं आ रही है, क्या है क्या नहीं। इसलिए एक शपथ का महत्व ये बढ़ना चाहिए, समझ में आना चाहिए। कल आपने कुछ और डिपार्टमेंट से पंचायत को कहा ना, पंचायतों को कुछ अधिकार और देने की बात कुछ अपने साथ जो अफसरों नहीं, को ऐसा नहीं। संबोधित करते, वो क्या था जो कुछ ये काम था, थे, कुछ क्या? ग्राम संरक्षक नाम से एक नई जो हमने एक योजना बनाई है, उसमें जो क्लास 1 अधिकारी हैं, बाकी सब व्यवस्था जैसे पहले चल रही है, वो अलग से उनको एक अतिरिक्त एक दायित्व दिया है ग्राम संरक्षक का। उसमें क्लास 1 के जो भी व्यक्ति हैं और उन सबको जो योजनाएं पहले चल रही हैं, उसमें एक 4 योजनाएं बताई हुई, इसका जरा एक बार फीडबैक ले आओ, ठीक चल रही है नहीं चल रही है, केवल फीडबैक लेना, कोई सुझाव देना, सुझाव दे के आएंगे, कहीं कोऑर्डिनेशन की कमियां कोऑर्डिनेशन करके आएंगे। एक अतिरिक्त सहायता है हर एक स्थान पर जाने की, और उसमें एक एक जिले का भी संरक्षक बनाया, जिला संरक्षक, जो क्लास 1 या IAS अधिकारी हैं, हर एक को जैसे अपने जिले का अलग से प्रभारी बना रखे हैं, जिला के सेक्रेटरी बनाए हैं, जिले के उस दायित्व के साथ साथ जिला संरक्षक का दायित्व भी संभालेंगे। अलग से कोई काम नहीं है ये, जो काम पहले चल रहे हैं, जैसे उनको बताया भी आप लोग आंगनबाड़ी का जरा दिखाना, जिस गांव में जाएंगे वहाँ 2 आंगनबाड़ी 3 आंगनबाड़ी हैं, जरा देखें ठीक चल रही नहीं चल रही। हमने ये जो शमशान घाट और कब्रिस्तान का शिवधाम योजना बनाई थी, उसके अंतर्गत काम हो गए कि नहीं हो गए। व्यायामशालाएँ हैं, वो ठीक से उसका कोई रखरखाव भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसे कुछ कामों को संभाल करके फीडबैक लाने के लिए कहा जाता है, और वो काम को तेजी लाने के लिए, कोऑर्डिनेशन करने के लिए, समीक्षा करने के लिए, इसलिए एक CET का कुछ डिमांड्स ये आ रही हैं कि उसको क्वालिफाइड नेचर का बनाया जाए, तो आप तक भी ये कुछ डिमांड्स आई होंगी, कुछ MLA ने भी कहा होगा, तो अब इसमें जो हमने पहले एडवर्टाइज कर दिया है कि CET क्वालिफाइड नेचर का नहीं होगा, जो 50 और 40% है वही होगा। 50 और 40% तो उसके minimum पास में होते हैं, लेकिन बाकी सबकी जो मेरिट है जी, मेरिट के हिसाब से जो भी कोई किसी एक पोस्ट के लिए ऑप्ट करेगा, उस ऑप्ट के हिसाब से एक लिस्ट बनेगी अलग अलग, क्योंकि पोस्टें तो 50 होंगे, उन 50 पोस्टों के लिए अलग से उनको ऑप्शन देनी है कि मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई करता हूँ। तो जितने लोग उनमें क्रम से ऊपर के 4 गुना होंगे, उनका एक टेस्ट होगा। ठीक, आखिर मेरिट को तो नहीं तोड़ सकते ना, जब उन्हें मेरिट को एक मिशन माना है, तो मेरिट इज मिशन, वो CET में भी रहेगा, वो वैसे भी रहेगा, क्योंकि एक क्वालिफिकेशन के लिए 40 और 50% मार्क्स रहते हैं, इससे नीचे तो बिल्कुल उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। उससे ऊपर वाले जो पार्टिसिपेट करेंगे वो मेरिट के हिसाब से करेंगे। और कोई भी एक व्यक्ति जो CET में एक प्रकार से पास हो गया और कट ऑफ से ऊपर आ गया, मेरिटोरियस हो गया, वो कितनी ही पोस्टों के लिए ऑप्ट कर सकता है। उसके सबके अलग अलग दिन एग्जाम होंगे, कुछ ग्रुप्स बना दिए जाएंगे, एक ही टाइप की 4 पोस्टों का एक ग्रुप बना दिया, उसमें से मानो एक सिलेक्ट करता है तो उसके लिए भी देगा, अगले दिन दूसरे ग्रुप के लिए उसमें भी देगा, 20 दिन एग्जाम देता रहे, फिर जो बाद में यहाँ कहीं उसका नंबर आता है, जो चॉइस करेगा करेगा। पंचायत चुनाव के जो ये रिजल्ट आए हैं, इसको लेकर के आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल बहुत खुश नजर आ रहे हैं। चलिए, उनको खुश रहे तो हर किसी को खुश रहना चाहिए, खुश रहने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है सबका। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो स्थान मिला है वो सबको पता है, उनको भी पता है, हमको आपको सबको पता है। इस बार सब लोगों ने सिंबल पर चुनाव नहीं लड़े, हमारे भी सिर्फ 7 जिलों में, क्योंकि हमने जिला स्तर पर छोड़ दिया था, जिसको सिंबल पर लड़ना लड़े, जिसको नहीं लड़ना मत लड़े। 7 जिलों में सिंबल लड़े, 15 सिंबल पर नहीं लड़े, तो 7 जिलों का रिजल्ट को प्रदेश का रिजल्ट थोड़ी माना जा सकता है। इसलिए टोटल प्रदेश के चाहे सिंबल पर थे चाहे नहीं थे, लगभग 225 प्रतिनिधि, 430 है या 40 है,
हाँ 411, 225 लोग भारतीय जनता पार्टी के चुने गए हैं। और इसी प्रकार से सब क्लेम, क्योंकि जब सिंबल नहीं होता तो क्लेम करने में छूट होती है, सबको छूट होती है। बाद में अब कितने किसके साथ चेयरमैन हैं, बाकी सब जुड़ के चलेंगे। और नीचे बहुत छोटी इकाई पर सिंबल का अर्थ भी नहीं होता। जिला परिषद भी रखा है, कुछ एक आध पार्टी ने शायद ब्लॉक समिति में भी दिया है। नीचे पंच सरपंच में तो किसी ने न दिया है, ना ही कोई प्रावधान है। वहाँ लोकल लेवल के चुनाव होते हैं। लोकल जितना नीचे लेवल होता जाएगा उतना ही ये पार्टी सिंबल का बहुत बड़ा अर्थ बचता नहीं। तो इस चुनाव से आप संतुष्ट? मैं संतुष्ट हूँ। 225 से ऊपर मेरी संख्या है। कितने लोग मतलब अपने जिला परिषदों में कितने में आप मान के चल रहे हैं? अधिकांश बनेंगे, बन जाएंगे तो बता देंगे। 22 में से अधिकांश बनेंगे। सर एक धन्यवाद। सवाल है सर, एक बड़ा अहम सवाल है। पुलिस वालों की मांग है कि जो आपने एक नारा दिया हरियाणा एक हरियाणवी एक, वो कहते हैं कि अभी भी सरकार एक रूल को फ्रेम नहीं कर पा रही है कि कुछ जो रोहतक और बहादुरगढ़ झज्जर साइड के लोग हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है उनकी प्रमोशन में, लेकिन जो करनाल, अंबाला, यमुनानगर और ये पंचकुला के आसपास के जितने कर्मी जो यहाँ पोस्टेड रहते हैं उनके प्रमोशन में बड़ी देरी नहीं, है। देखिए क्योंकि जो जिला कैडर है, नहीं जिला कैडर है वो जिले के हिसाब से प्रमोशन होती है। रेंज का कैडर है तो रेंज के हिसाब से होती है। स्टेट कैडर है तो स्टेट के हिसाब से होती है। ये अभी तक हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग जो उनका एक किस लेवल की पोस्ट है उसी में सीनियरिटी और जूनियर के हिसाब से उनकी प्रमोशन होती है, अलग से निकाल के नहीं होती है। और कोई भी अलग से अगर इस प्रकार से कोई किसी के साथ अन्याय होता, कोई भी जाकर कोर्ट में खड़ा हो जाता, कोई किसी के साथ अन्याय नहीं होता। हाँ, पुलिस में भर्ती कुछ जिलों से लोगों की रुचि ज्यादा है इसलिए वो आते हैं। अब किसी की रुचि टीचर में ज्यादा, टीचर ज्यादा बनते हैं। किसी की सेक्रेटरी स्टाफ में ज्यादा, सेक्रेटरी स्टाफ में आते हैं। तो ये अलग अलग रुचि के हिसाब से और जिन्होंने अप्लाई किया और उस कुछ मेरिट के हिसाब से होता। फिर फिजिकल अलग चीज है और एजुकेशनल मेरिट अलग चीज है। तो जहाँ फिजिकल जरा मजबूत होंगे तो पुलिस में आएंगे। ऐसे तो जैसे आप ग्रुप सी और डी का स्टेट कैडर बना रहे हैं, ऐसे तो इसको भी स्टेट कैडर बनाया जा सकता है फ्यूचर के लिए। रजिस्ट्रियों को लेकर तो आपने एक बात कही थी कि सीटीएम और जो एसडीएम है उनको पावर दे दी जाएगी तहसीलदार के तौर पर, क्योंकि तहसीलदारों की अभी कर रहे हैं, वो आएगा, जल्दी आएगा। धन्यवाद। एक सर वो रह रहा था कि वो राष्ट्र की दखल नागरिक है। तो आपको बता दें हरियाणा के सीएम मनोहर लाल इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। लंबी ये वार्ता भी चली, कई सारी बातें मुख्यमंत्री द्वारा जो है वो सामने रखी गई हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर भी है। वाहनों के वीआईपी नंबर के लिए ई नीलामी का प्रावधान रखा जाएगा। स्क्रैप पॉलिसी के तहत टैक्स में छूट मिलेगी। कई सारी बातें अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री ने सामने रखी हैं। इसके अलावा 10 साल के डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगेगा। उसके बाद जो नए वाहन खरीदेगा उस पर 10% की छूट। इस तरह की कई सारी उपलब्धियां कह सकते हैं या कई सारी बातें जो है वो मनोहर लाल ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने रखी है।